Good afternoon, sir. स्क्रीन सभी को विजिबल है ना? Yes, sir. तो लास्ट टाइम मैंने ये प्रॉब्लम बोला था, आई थिंक मैंने असाइनमेंट में भी दिया था, तो किसी को कोई डाउट है प्रॉब्लम रिगार्डिंग? No, sir. नो सर। ओके, तो असाइनमेंट में जो मैंने दे रखा था वो सभी को क्लियर हुआ ना? Yes, sir. Okay, fine. So I'm going to start this Laplacian Poisson equation. Okay. So the next topic is यूनिट खत्म होने के बाद मैं ये स्लाइड भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा मोबाइल पे। The next topic is now here we will discuss Poisson equation, Laplace equation, and uniqueness theorem. These are the things which we will try to cover in today's lecture. Okay, but before that, let me tell something, some points. What I'm trying to say कि आपको भी पता है कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो ये चीज़ थी कि अगर आपको चार्ज पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरी आवाज़ आप लोगों को ऑडिबल है प्रॉपरली या नहीं? मास्क लगाया इसलिए पूछ रहा हूँ। Sir, थोड़ी आवाज कम है। थोड़ी कम है। Yes, sir. अब ऑडिबल है प्रॉपर? Yes, sir. ओके फाइन। सो अभी तक बेटा हमने जो गॉस लॉ पढ़ा या हम कहें कि कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, उन सारी चीज़ों में जो हमने पढ़ी है उसमें मेन क्या था, हमें एक चार्ज नोन था, चार्ज के बारे में हमें पता था, और ड्यू टू दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी तक तो हम यही कर रहे थे कि हमें चार्ज पता था, चार्ज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन थी, कोई चार्ज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, पॉइंट चार्ज था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, किसी भी तरीके से, लेकिन हमें पता था कि चार्ज है और चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद हम प्रोसीड करते थे कि हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी तक हम यही करते आ रहे थे, अभी Yes, sir. एग्री करते ओके। लेकिन एक्चुअल में सिनेरियो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं होता, ठीक है, या चार्ज के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होता, या ठीक है ये पता होता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब आप ऐसा नहीं बोलोगे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है 5 मिली कूलम पर मीटर, तो ये तो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन एक्चुअल में जब हम प्रैक्टिकल बात करें, प्रैक्टिकली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या तो हमें पता ही नहीं होता, और अगर पता भी होता है तो इतना कॉम्प्लेक्स होता है तो इसका पता होना या ना होना दोनों बराबर होता है, ठीक है। और ज्योमेट्री भी, जैसे हमने बोला आपको एक सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री, मैंने एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज बताया, पॉइंट चार्ज बताया,
लेकिन जरूरी नहीं है कि ना कि आपको जो स्ट्रक्चर मिल रहा है वो रेगुलर स्ट्रक्चर हो, कोई सा भी रैंडम स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ कॉम्प्लेक्स मैनर में हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे करोगे? ऐसी सिचुएशन में क्या हम जो अभी तक पढ़ चुके हैं गॉस लॉ और ये जो हमने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ, क्या इनका यूज करके हम फील्ड इंटेंसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। अगर स्ट्रक्चर क्वाइट रैंडम है, काफ़ी रैंडम स्ट्रक्चर है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसी सिचुएशन में अभी तक आपका जो नॉलेज था ना, दैट इज नॉट सफिशिएंट इनफ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हो तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही बोल रहा हूँ। कई बार ऐसी भी ज्योमेट्री आती है जहाँ पर हमें खाली फील्ड और पोटेंशियल का आइडिया होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। हमें ये तो पता होता है कि कितनी फील्ड है, ये पता होता है कितना पोटेंशियल है, बट वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर। एग्जांपल के लिए देख लो, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो लाइन जाती है, ट्रांसमिशन लाइन उनको बोलते हैं। देखा होगा हम लोग के यहाँ, मतलब नॉर्मली ग्वालियर वगैरह में तो यही देख लोगे ना, एक पोल से दूसरे पोल तक वायर जाती है, सभी ने देखा है, ठीक है। सो यहाँ पर अंडरग्राउंड वायरिंग तो है नहीं पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उस वायर का आपको ये पता है कि व्हाट शुड बी द फील्ड, आपको ये पता है कि कितने किलो वोल्ट की हाई टेंशन वायर है या लो टेंशन वायर है, आपको वोल्टेज पता है। You have idea about voltage, and obviously if you have idea about voltage then definitely you must have idea about field। दोनों को रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन क्या आपको ये पता होता है कि जो वो हाई टेंशन वायर गया हुआ है आपके घर के पास से, उसमें चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? किसी को पता है? ये आइडिया होता है, देख के पता चलता है? नो नो सर। नॉर्मली जब आप पोल देखते हो तो पोल पे लिखा होता है 11,000 किलो 11,000 वोल्ट और 33,000 वोल्ट। समटाइम्स कुछ पोल्स पे लिखे होते हैं, मतलब इतने वोल्ट की पावर लाइंस पास हो रही है, हाई वोल्टेज लाइन को बोलते हैं या हाई टेंशन लाइन बोलते हैं। तो हमें ये तो पता हो गया कि ठीक है, जो हाई वोल्टेज लाइन है, वोल्टेज रेटिंग इतनी सफिशिएंटली हाई है, वोल्टेज पता है, दैट मीन्स यू हैव आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ठीक है, जो हाई टेंशन लाइन है उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वी डोंट हैव एनी आइडिया। तो एक्चुअली प्रॉब्लम यहीं पर आकर फंसती है कि हमने जो अभी तक पढ़ा है उसे अगर हम प्रैक्टिकल सिनेरियो से ओवरलैप को रिलेट करने की कोशिश करें तो इट्स अ वेरी टीडियस जॉब, वो इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो मैंने वही बताया कि कई बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इतना रैंडम होता है या स्ट्रक्चर इतना रैंडम होता है कि चलो अगर आपको चार्ज पता भी है तो आप फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाते। दूसरा केस है कि चलो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है, हेंस यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट we don't have any idea about charge distribution, ठीक है। मैंने एग्जांपल भी बताया। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे प्रॉब्लम को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें? ऑब्वियसली इफ यू वांट टू गो फॉर डिजाइनिंग देन डेफिनेटली यू नीड टू गो फॉर द मैथमेटिकल सॉल्यूशन। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमसे कोई बोले कि ठीक है, इस हाई टेंशन जो वायर गई है इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यू नीड टू कैलकुलेट इट एवरीवेयर, तो इट्स अ वेरी टीडियस जॉब। सो जब आप कोई ऐसा इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करते हो, फॉर एग्जांपल आप लोग को नहीं पता होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर भी होता है, ओके, जिसकी हेल्प से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एनी इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर एक चीज़ होती है जिसमें आप ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर, जैसे सेल वगैरह में किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे कितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, दैट यू कैन कैलकुलेट। ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर को लेके आप हाई टेंशन वायर पे जुड़ जाओ, दैट इज नॉट द फीजिबल थिंग। सो द मोर कॉमन प्रॉब्लम इज टू डिजाइन एंड कैलकुलेट द रिक्वायर्ड पोटेंशियल, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, या जो चीज़ मान लो कोई पर्टिकुलर डिवाइस जो उस हाई टेंशन, फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को हम डिज़ाइन करना चाहते हैं जो पावर कन्वर्जन कर सके, ठीक है, उस हाई टेंशन वायर से। तो हमें तो पहले ये पता होना चाहिए कि उस हाई टेंशन वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली आप डिवाइस को क्या करने जा रहे हो, आप ओवरलैप कराने जा रहे हो, व्हाट आई कैन से इंटरफेस कराने जा रहे हो। सो दिस इज द क्वाइट टीडियस जॉब। तो मेरे कहने का सब मतलब यही है कि हमारे पास कुछ ऐसा अभी तक हमने जो पढ़ा है दैट इज नॉट सफिशिएंट
in order to deal with the tedious practical problems. तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसा मैथमेटिकल टूल होना चाहिए on the basis of which we can deal those tedious jobs. Are you getting my point? Yes, sir. सभी को जो मैंने अभी तक बताया वो चीज क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, फाइन sir. फाइन। तो कई बार कुछ ऐसी टेक्निक्स भी डेवलप की गई, आपके सिलेबस में भी आगे आएगा, ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को किसी गिवन ज्योमेट्री के लिए कैलकुलेट करते हैं दैट आर रिलेटेड टू द सॉल्यूशन टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, पहले तो यही नहीं पता आपको, देन आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम्स। तो अभी के लिए जो मैंने ये टर्म पॉइंट किया है, जस्ट कीप इट इन योर माइंड। सब्सिक्वेंट स्टेजेस में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपके मैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में डिक्टेट करूंगा इन शॉर्ट, क्योंकि एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक दिस इज मेंशन इन योर सिलेबस, बट आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट नंबर 2 देन आई विल बी कैपेबल टू डील विद द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, सो कहने का मतलब यही है कि जब प्रैक्टिकल केस में बात करें, एक रैंडम स्ट्रक्चर है और उसमें हमें फील्ड कैलकुलेट, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है देन यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, बोथ आर कोरिलेटेड। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रैंडम कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री के लिए कैलकुलेट करना है तो एक मैथमेटिकल टूल हमारे पास आता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। ओके, तो उनका जो सोल्यूशन होता है दैट सोल्यूशन विल गिव यू द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच यू वांट टू कैलकुलेट। ओके, लेकिन गिवन बाउंड्री कंडीशंस, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम है उसके लिए जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, जैसे मतलब आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, किस रीजन में कांस्टेंट है, कैसा क्या वेरिएशन है, दिस आर द बाउंड्री कंडीशंस। मतलब एक पर्टिकुलर सरफेस के अलॉन्ग, मान लो एक क्यूब एज्यूम करो, क्यूब के एक सरफेस के अलॉन्ग जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे सरफेस के अलॉन्ग दैट इज कांस्टेंट, सो दीज आर नथिंग बट द सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशंस। ये आपको डिटेल में तब समझ में आएगा जब आप माइक्रोवेव थ्योरी पढ़ोगे, वहाँ पर जब वेवगाइड स्ट्रक्चर पढ़ोगे, देन यू विल गेट द आइडिया अबाउट बाउंड्री कंडीशंस। ओके, सो अल्टीमेटली पूरा सिनेरियो यहीं पर आके आ जाता है कि हमें ये पता करना होता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एक बार अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाता है देन यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज वेल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स की बात करें तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो पोटेंशियल के टर्म्स में फॉर्मुलेट करनी होती है, जो भी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से रिलेटेड जो भी फॉर्मुलेशन है, यू हैव टू बैक कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल? V equal to ED. अगर हम 3D में बात करें तो किसी को आइडिया है? The del gradient of voltage is electric field minus gradient of electric field is. Yeah, good. So actually electric field is nothing but the negative gradient of your electric potential. वन डायमेंशन में भी आप लोगों ने आई थिंक जस्ट कर रहे थे, वन डायमेंशन में भी क्या है, माइनस डी वी बाई डी एक्स आप लोग पढ़ते होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक यूनिक डायरेक्शन में अगर वेरिएशन है तो ठीक है, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, बट 3D स्पेस में कोई रैंडम वेरिएशन है देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वन डायमेंशन इज नथिंग बट द स्पेसिफिक केस ऑफ दिस इक्वेशन E इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज, क्योंकि ग्रेडियंट वन डायमेंशन में बात करें तो सिंपल डेरिवेटिव बन जाता है। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी ये इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो जो भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से रिलेटेड जो भी पोस्टुलेट है, चाहे हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिगार्डिंग गॉस लॉ की बात करें या हम बात करें कूलम्ब्स लॉ की, ठीक है, तो अगर हम उस जो भी पोस्टुलेट हम यूज करने जा रहे हैं उस पोस्टुलेट को हम ट्राई करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में लिखने की विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन E इज इक्वल टू माइनस डेल वी। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे रिप्लेस कर दो माइनस डेल वी से, तो ऑब्वियसली आपको एक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी फॉर्म होगी। मैं पहले बता देता हूँ, मैं ये आपको स्टेप बता रहा हूँ, बट नोबडी इज गोइंग टू आस्क एट दिस लेवल टू सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, इवन नोबडी इज गोइंग टू आस्क हाउ टू formulate the boundary value problem, but let me tell you in few steps. सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम्स दी गई हैं अप्रोप्रिएटली आपको सबसे पहले पोस्टुलेट एक लॉ चूज करना होगा, वेदर यू आर गोइंग फॉर द गॉस लॉ और यू कैन गो फॉर द कूलम्ब्स लॉ।
आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में कोई इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है, देन यू हैव टू रिप्लेस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय माइनस डेल वी, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ डेल वी, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो अल्टीमेटली पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में इक्वेशन लिखो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर दो पोटेंशियल के टर्म में बाय यूजिंग E इज इक्वल टू माइनस डेल वी। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अब जब ये एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है तो आप सभी को पता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के वेरियस मेथड्स होते हैं। सो बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड यू नीड टू सॉल्व दिस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब आप लोगों ने आई थिंक पार्शियल डिफरेंशियल, आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया होगा पहले भी। क्या करते थे, वेरियस मेथड्स होते थे, जो सुटेबल मेथड है उसको यूज करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे। उसके बाद आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे इनिशियल कंडीशंस के बेसिस पे। एम आई करेक्ट? यस सर। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो एक जनरल सोल्यूशन मिलता है, आपके केस के लिए स्पेसिफिक सोल्यूशन चाहिए। तो आप क्या करते हो, कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो बाय यूजिंग योर इनिशियल कंडीशंस। तो इनिशियल कंडीशंस को कैलकुलेट, इनिशियल कंडीशंस का यूज करके कांस्टेंट की वैल्यू जो है, जो जनरल कोफिशिएंट होते हैं लाइक सम कांस्टेंट सी एंड ऑल दिस थिंग्स, आप उन्हें कैलकुलेट करते हो, फिर उनकी वैल्यू पुट करके आप यूनिक सोल्यूशन फॉर्म करते हो। यही तो करते हो सोल्यूशन में, या कुछ डिफरेंट करते हो? सेम थिंग सर। सेम थिंग। तो एक बात बताओ, अभी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर मेथड में, आपने एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट कर ली, मैंने कहा इसे सॉल्व इट, आपने सॉल्व किया, आपको एक जनरल सोल्यूशन मिला। तो अब जो जनरल सोल्यूशन मिलता है तो जाहिर सी बात है आपको उस पर्टिकुलर केस के लिए एक स्पेसिफिक सोल्यूशन चाहिए, ना कि जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन मतलब जो सभी को सेटिस्फाई करे, लेकिन आपको तो वो सोल्यूशन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। जो सोल्यूशन आएगा वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्यों? क्योंकि जो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में थी। तो जब आप उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सोल्यूशन भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मिल रहा है वो एक जनरलाइज मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए, आपको अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जैसे नॉर्मली करते हो इनिशियल कंडीशन पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, यहाँ पर भी आपका जो जनरलाइज सोल्यूशन मिल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसमें कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। एम आई राइट? सभी एग्री करते हैं? यस सर। यस सर। इस सोल्यूशन Yes, sir. ओके, तो इन कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करोगे? वहां पर तो नॉर्मली मैथमेटिक्स में करते हो इनिशियल कंडीशन, यहाँ पर यू हैव टू गो फॉर बाउंड्री कंडीशन। अब समझ में आया बाउंड्री कंडीशन का यूज क्या है? यू नीड बाउंड्री कंडीशंस। आप बाउंड्री कंडीशंस को उसमें सेटिस्फाई कराओगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर कांस्टेंट बन रहा है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जा रहा है। तो ये सेट ऑफ कंडीशंस हैं जिन्हें सेटिस्फाई कराओगे, कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, उन कांस्टेंट की वैल्यू को बैक पुट कर दोगे सोल्यूशन में, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक एक्सप्रेशन मिलेगा दैट इज स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर योर प्रॉब्लम। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, आप क्या करोगे, सीधे उसका नेगेटिव ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लोगे। इज इट ओके? यस यस सर। सर। इस मैंने आज जो बताया इस चीज़ को अपने माइंड में रखना। who knows whoever will teach you this माइक्रोवेव थ्योरी, जो कोई भी आपको इन फ्यूचर माइक्रोवेव थ्योरी बताएगा जब आप फाइनल ईयर में जाओगे, तो वहाँ पर वेव गाइड के इक्वेशंस अगर वो डेराइव कराते हैं तो आपको सारे बाउंड्रीज से लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड, तो मैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर कांस्टेंट है, किस सरफेस के लॉन्ग टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे और उसको पुट करा के आपको वेव गाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बता देंगे। तो माइंड में रखना, वो सारा जो लॉजिक किया जाएगा उसके पीछे रीज़न यही है जो मैं आज बता रहा हूँ आपको। जो भी आपको माइक्रोवेव पढ़ाएगा मे भी हो सकता है एक्सप्लेन करें या ना एक्सप्लेन करें, बट आपको अपने माइंड में रखना जो मैंने आज बताया है दैट इज गोइंग टू बी हैपन। ओके, क्लियर हुआ सबको? फाइन। सो दिस इज वन ऑफ द स्टेप। ओके, सो ये चीज होती है बाउंड्री प्रॉब्लम से। तो मैंने आपको एक चीज बताई अभी, दैट इज नॉट रिलेटेड विद द पॉइसन एंड लाप्लासियन इक्वेशन, बट यस that is related to the boundary condition and not only boundary value problem. Okay,
सो दैट इज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. बाउंड्री कंडीशंस मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पॉइजन इक्वेशन, बट बिफोर दैट अगर किसी को कहीं पर भी डाउट है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में जो भी मैंने बताया, अगर किसी को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क. ओके, किसी को कोई डाउट है? No, sir. फाइन. अब मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ पॉइजन इक्वेशन. ओके, सो लेट मी स्टार्ट पॉइजन इक्वेशन. ओके, सबसे पहले ये है कि पॉइजन इक्वेशन एक्चुअल में है क्या. सो पॉइजन इक्वेशन जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डील करती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिलेट करेगी आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, चार्ज डेंसिटी के साथ. अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इफ आई नो द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कैन आई यूजिंग, मैं अभी दो चीज़ें खाली बोल रहा हूँ. पॉइजन इक्वेशन क्या है वो मैं अभी नहीं बता रहा, अभी जस्ट आपको एज ऑफ नाउ मैं दो चीज़ें बताता हूँ. पहला चीज़ ये है, पॉइजन इक्वेशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डायरेक्टली रिलेट करती है आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से. तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो कैन आई यूज पॉइजन इक्वेशन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? Yes, sir. कर सकते ना. अभी आपको ये नहीं पता पॉइजन इक्वेशन क्या है, लेकिन मेरा ये स्टेटमेंट कि पॉइजन इक्वेशन डायरेक्टली को रिलेट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डायरेक्टली एक्सप्रेस कर देता है एज अ फंक्शन ऑफ चार्ज डेंसिटी. दैट इज द पॉइजन इक्वेशन. तो अब मुझे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है, मतलब चार्ज डेंसिटी पता है, तो बाय यूजिंग पॉइजन इक्वेशन आई कैन इजीली कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इज इट ओके? यस सर. तो Yes, कहीं sir. ना कहीं ये चीज़ मैंने जो अभी इतनी देर से आप लोगों के पास कवर किया बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो मैंने आपको एक बोला था कि पॉस्टुलेट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो एक्चुअली दैट इज नथिंग बट पॉइजन इक्वेशन. अभी मैंने ऐसे रैंडम बोला था ना, यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग कूलम्स लॉ. मैं इसलिए नहीं यूज करना चाहता था क्योंकि मैंने अभी तक पॉइजन इक्वेशन बोला नहीं था. अब फिर से मैं बताता हूँ, जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है उसमें जो पहला स्टेप मैंने बोला था ना, formulate second order partial differential equation in terms of electric potential. Actually what I'm trying to say, पहला स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट था, कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जस्ट राइट पॉइजन इक्वेशन. मैं उसको एक वर्ड, एक लाइन में बोलूँ सिंपली, मेरा पहला स्टेप है जस्ट राइट पॉइजन इक्वेशन. क्योंकि पॉइजन इक्वेशन इट इज द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच कोरिलेट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अभी हम देखेंगे कैसे. ठीक है, सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस सर. ओके, अभी के लिए मैं तीन टर्म्स बोलता हूँ. नेक्स्ट क्लास में अभी मैं पॉइजन इक्वेशन डिस्कस करना चाहता हूँ. ये जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप अभी के लिए जस्ट नोट डाउन कर लो इस चीज़ को. जब मैं यूनिट नंबर आपका आई थिंक 4 स्टार्ट करूँगा, तो मैं इस चीज़ को डीप में डिस्कस करूँगा. अभी के लिए प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, मुझे रिमाइंड कराएं. जैसे नहीं भी रिमाइंड कराएंगे, यूनिट नंबर 4 में स्टार्ट में डिस्कस करूँगा ही. linear homogeneous and isotropic medium. What is a linear medium? When a medium is said to be linear, when a medium is said to be homogeneous, and when the medium is said to be isotropic. ये तीन कंडीशंस हैं. कब हम बोलेंगे कि मीडियम हमारा लीनियर है, कब हम बोलेंगे कि वो होमोजीनियस है, और कब हम बोलेंगे वो आइसोट्रॉपिक है. एज ऑफ नाउ वो आपके स्कोप के बाहर है, टिल वी विल डिस्कस यूनिट नंबर 3. तो अभी के लिए मैं बस आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने माइंड में रखें, ऐसा क्लासिफिकेशन होता है मीडियम का. जब मैं यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करूंगा, देन डेफिनेटली आई विल स्टार्ट विद दिस मीडियम क्लासिफिकेशन. इन केस प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 1%, अगर मैं भूल जाता हूँ जस्ट रिमाइंड मी. वैसे 99.9% आई विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ मीडियम. सो अभी के लिए कैन आई एक्सपेक्ट दैट you will consider the medium classification as linear, homogeneous, isotropic. अभी के लिए आप खाली इतना एक्सेप्ट कर लो मेरी बात को सीधे सीधे, कि आपके पास एक मीडियम है जो कि लीनियर, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक है. ओके, सो एज्यूम a linear
homogeneous and isotropic medium। अभी के लिए आप इसे एज्यूम करिए। यूनिट नंबर 4 आएगा, मैं हर एक वर्ड को वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए मैं यही कहता हूं आपसे कि आप उसको एज्यूम करो, ठीक है। सो अगर आपके पास एक कुछ इस तरह का मीडियम है जिसे हम बोले लीनियर है, होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक मीडियम है, ऐसा एक मीडियम है फॉर एग्जांपल। सो उस मीडियम में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहें, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को लीनियर होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम में, देन del cross vector E is what? Can anyone tell? Sir, please repeat the question, sir. मेरा क्वेश्चन ये, चलो मीडियम तो ठीक है, लीनियर होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम। मेरा क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं कर्ल निकाले, एक इलेक्ट्रो, माइंड में रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का अगर मैं कर्ल फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो व्हाट शुड बी द रिजल्ट? हिंट देता हूं, गॉस लॉ सोचो, गॉस लॉ। तो डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस क्या होता है? पहले मुझे ये बताइए, व्हाट इज गॉस लॉ? कैन आई से डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो बी? बोल सकते हैं? तो पोटेंशियल नहीं, अभी गॉस लॉ आप बताइए। गॉस लॉ हम बोल सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी रो बी। कैन आई से डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो बी? यस सर, सभी एग्री करते हैं? ओके। अगर ऐसा है, और मैंने ये भी आपको कहीं ना कहीं बताया है कि डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, बताया था। बिल्कुल सर। तो अगर डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो बी है तो डी की जगह एप्सिलॉन ई लिखे, तो कैन आई से डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बी अपॉन एप्सिलॉन? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. अब एक बात बताओ, ये इक्वेशन क्या बताती है? ये इक्वेशन बताती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस है वो डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पर। वही तो हुआ, रो बी चार्ज डेंसिटी है, डेल डॉट ई क्या है? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मैंने शायद आपको ये पहले बताया था कि नहीं, मतलब कोई चीज अगर डाइवर्ज कर रही है तो वो सर्कुलेट नहीं कर सकती, हाँ यस सर। सर, बताया था। यस जीरो सर, आएगा बता रहे। सर। जीरो आएगा ना कोई चीज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने पहले भी फिजिक्स में पढ़ा होगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज ले लो, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस निकलती हैं और आगे की तरफ निकल जाती हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि बैक वापस उस चार्ज की तरफ आती हो, ऐसा नहीं होता ना। No, एक sir. बार निकलती है फिर वो स्पेस में चली जाती है, तो इसका मतलब दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर, वो फैलती जा रही है, वापस रिटर्न नहीं हो रही है। मतलब वापस रिटर्न होती तब तो हम बोलते हैं कि सर्कुलेशन हो रहा है। और सर्कुलेशन क्या होता है? कर्ल होता है। यस सर, तभी एग्री करते हो कि सर्कुलेशन कर्ल होगा? Yes, sir. तो बेटा अगर सर्कुलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में नहीं है तो व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर ई? जीरो। Zero. 0. Zero. Good. So it means it should be equal to 0. Very good. So this is the curl of electrostatic field. Let me clear it. हमेशा मत बोलना अगर curl of electric field is equal to 0, that means I am talking about electrostatic field. For electrostatic field, vector E. Okay, कर्ल ऑफ E is equal to 0. तो ये चीज सभी को क्लियर हो गया। नाउ गॉस लॉ क्या बोलता है? ये आपका, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. व्हाट द गॉस लॉ सेज? गॉस लॉ सेज del dot T is equal to rho v, and you know vector D is equal to epsilon vector E. यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। No, sir. Fine. So what you can do, you can just put this value of E over here. So what you will see, del dot
एप्सिलॉन वेक्टर ई इज इक्वल टू रो वी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन, इस पूरे डिस्कशन में मैंने कर्ल ऑफ वेक्टर ई इज इक्वल टू 0 आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैंने जो लाइन लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। गॉस लॉ तो पहले भी एक्सप्लेन किया था। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मैंने अगर ये लिखा है कि एज्यूम लीनियर होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम, मैंने क्यों लिखा? उसका कोई अभी तक आपको यूज समझ में आया है? मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, आई थिंक अगर मैं मीडियम के स्पेसिफिकेशन को हटा दूं तो बाकी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। लेकिन अभी तक मैंने ऐसा मीडियम क्यों एज्यूम किया, ये चीज़ मैंने क्लियर नहीं किया है। एम आई करेक्ट? Yes, sir. एक बात बताओ बेटा, एप्सिलॉन क्या है? मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। एप्सिलॉन Yes, sir. परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। ओके, Yes, sir. अगर एप्सिलॉन मीडियम की प्रॉपर्टी है तो क्या आप जो मैंने सबसे लास्ट में इक्वेशन लिखा है डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन वेक्टर इज इक्वल टू रो वी, क्या आप एप्सिलॉन को डाइवर्जेंस ऑपरेटर के बाहर ला सकते हो? कब आप एप्सिलॉन को इस डाइवर्जेंस ऑपरेटर के बाहर ला दो, मतलब ऐसा लिखो कि एप्सिलॉन इनटू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू रो वी। ये जब किस सर हाँ, एप्सिलॉन कांस्टेंट की तरह वर्क करने लगा, एक कांस्टेंट फील्ड टाइप की रह जाएगा। कांस्टेंट टाइप की हो। अच्छा, डाइवर्जेंस क्या बताता है? डाइवर्जेंस बताता है वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट्स। Yes, Yes, sir. sir. अब d बाई डी एक्स ऑफ a इंटू एक्स, ए को बाहर क्यों लाते हो? क्योंकि आप बोलते हो a इज इंडिपेंडेंट टू x, होता यही है। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं एप्सिलॉन को डाइवर्जेंस के बाहर लाऊं और मैं बोल रहा हूं कि डाइवर्जेंस क्या बताता है, इट्स नथिंग बट सम काइंड ऑफ वेक्टर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस कोऑर्डिनेट्स। अब अगर मैं एप्सिलॉन को उसके बाहर लाऊं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं ये मान रहा हूं ना कि जो एप्सिलॉन है वो स्पेस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं कर रहा। बिल्कुल सर। ऐसे ही मीडियम को बोलते हैं लीनियर होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम। अभी के लिए माइंड में रखो, ठीक है? Yes, ओके sir. सर। और डिटेल में बताऊंगा कि कब लीनियर बोला जाता है, कब होमोजीनियस बोला जाता है, कब आइसोट्रोपिक। अभी के प्रेजेंट नॉलेज के हिसाब से बस इतना माइंड में रखो कि जो मैंने सबसे पहली लाइन लिखी थी, एज्यूम लीनियर होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम, इस पूरी लाइन को लिखने का रीजन अब आएगा कि एप्सिलॉन को मुझे बाहर लेना है। ठीक है, सो एप्सिलॉन को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में बाहर रहते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाट आई एम एज्यूमिंग मीडियम इज लीनियर होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। तो आप एप्सिलॉन को बाहर लिखोगे, it will become epsilon times divergence of vector E is equal to rho v, or we can say del dot E is equal to rho v upon epsilon. Is it clear to everyone? यस सर। Yes, sir. यहाँ पर किसी को डाउट है? एनीवन, किसी को कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि पॉइजन इक्वेशन एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कोरिलेट कर देगी। मैंने यही बोला था बेटा। यस सर। Yes, sir. इस वाले इक्वेशन में कौन सा टर्म है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? रो भी। सर रोवी। रो वी। इस पूरे इक्वेशन को बताओ। मैं ये नहीं पूछ रहा स्केलर है या वेक्टर है, क्या ये सम काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन चल रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। और मैंने आपको क्या बोला सेकंड ऑर्डर पॉइजन इक्वेशन के लिए, कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करती है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो मुझे क्या करना चाहिए? पहली बात तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पोटेंशियल यूज करना है, तभी तो मैं पॉइजन इक्वेशन रिफ्रेम कर पाऊंगा। तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैसे रिलेट है? अभी आप लोगों ने बताया था। तो ग्रेडियंट माइनस ग्रेडियंट ऑफ
potential is equal to electric field. Yeah, good. So it's negative gradient of पोटेंशियल. आप एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को क्लब करूं तो व्हाट आई कैन राइट? कैन आई राइट यहां से डेल डॉट वेक्टर ई की जगह लिख दूं माइनस डेल बी इज इक्वल टू रो बी अपॉन एप्सिलॉन. यस यस सर. ओके. अब इस चीज को हम फिर से फर्दर राइट करें तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर. पहली बात तो नेगेटिव साइन को आप बाहर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इट कैन बी रिटन एज माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v इज इक्वल टू रो v अपॉन एप्सिलॉन. प्रोबेबली आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा. डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, इट इज नथिंग बट लाप्लासियन ऑपरेटर which is called as minus del square v is equal to rho v upon epsilon. एक लाप्लासियन ऑपरेटर होता है del square which is nothing but del dot मतलब divergence of gradient. ठीक है. del square is a what a Laplacian operator. del square is nothing but divergence of gradient. माइंड में रखना, it's a Laplacian operator. Is it clear? Yes, सर sir. हाँ बोलो. सर अभी आपने कहा था कि जिसका कर्ल होता है उसका डाइवर्जेंस नहीं होता, जीरो होता है ना सर? सर बट सर ऐसा भी तो पॉसिबल है कर्ल और डाइवर्जेंस दोनों हो, उसका रेडियल डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट हो उस फोर्स का और रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एक फोर्स हो, तो साथ स्प्रिंग टाइप मोशन अपन कह सकते हैं जैसे. सर उसमें तो कर्ल भी. हाँ फिर बताइए बेटा क्या करें. सर जैसे कोई फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, एक रेडियल डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट आ जाए और टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट आ जाए, तो सर उसमें तो दोनों आ रहा है ना, एक डाइवर्जेंस के लिए आ रहा है, एक कर्ल के लिए आ रहा है फोर्स. Means you are something like trying to say helical type motion. Yes or no? Helical type. yes sir. हेलिकल देखो टाइप. बेटा हेलिकल टाइप, चलो हेलिकल टाइप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आगे प्रोसीड कर रही है तभी तो ऐसा होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर अगर हम लोकेशन पे देखें तो या तो इस तरह के कंपोनेंट मिलेंगे, डिकम्पोज करोगे, लेकिन अगर वो एक रोटेट करने की कोशिश कर रहा है टाइम के साथ तभी तो आपका कुछ ना कुछ हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा, हेलिकल टाइप. यस सर. देखो आपकी बात मैं एग्री करता हूँ, दो कंपोनेंट होंगे, एक टेंजेंशियल हो जाएगा, एक रेडियल हो जाए, एक सर्कल के रेडियस के अलॉन्ग समझ लो. ठीक है. लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर वो इस तरह से ही चलता जाए, फील्ड ऐसे बढ़ती चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एक कंटिन्यूअस डाउनवर्ड है, कंटिन्यूअस इस तरफ है. लेकिन अगर ये सर्कुलेट करना शुरू करे जिसकी वजह से, और एक आगे बढ़े जिसकी वजह से हेलिकल स्ट्रक्चर हो, तो बेटा वो टाइम के साथ वेरी होती जाएगी. दैट इज नो लॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. ओके. ठीक है. आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट दैट विल नो लॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. इज इट ओके? अदरवाइज योर क्वेश्चन इज क्वाइट इम्प्रेसिव. ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ती चली जा रही है आपकी, ठीक है, अगर उसमें डिकम्पोज भी करो तो कंपोनेंट हमेशा उसी तरफ डायरेक्टेड रहेंगे. अगर वो टाइम के साथ चेंज करना शुरू कर दिया अपना डायरेक्शन, तो इट मीन्स देयर इज अ टाइम वेरिएशन एंड इट्स नो लॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक. ठीक है. तो सर जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते भी थे ऐसे ही फील्ड्स वगैरह जहाँ पे कर्ल और डाइवर्जेंस दोनों आया करते थे. हम आगे देखेंगे यार टाइम वेरिंग हार्मोनिक फील्ड जब हम देखेंगे ना, टाइम वेरिंग जब हम यूनिट 3 में जाएंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे, तब आप देखोगे कि उसके कर्व भी एग्जिस्ट करता है, डाइवर्जेंस भी एग्जिस्ट करता है. मैक्सवेल्स 4 इक्वेशन देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की कर्व भी एग्जिस्ट करती दिखेगी आपको, उसका डाइवर्जेंस भी एग्जिस्ट करता दिखेगा. टाइम वेरिंग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, वहाँ पर कर्ल भी एग्जिस्ट करेगा, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, डाइवर्जेंस एग्जिस्ट करेगा, एंड डेल क्रॉस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर बी अपॉन डेल टी. क्योंकि वहाँ पर टाइम वेरिएशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब उसको सपोर्ट करने के लिए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता कभी भी. ये माइंड में रखना. इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल इफ एंड विल एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ सपोर्टिव टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. आगे हम देखेंगे. ठीक है. क्लियर हुआ बेटा? ओके सर. यस सर. ओके. सो
अगर हम बस इस इक्वेशन को वापस से, ये जो इक्वेशन आई है ना, इस इक्वेशन को हम बस थोड़ा सा रीफ्रेम करके लिख देते हैं। रीफ्रेम भी क्या है, मैं इस नेगेटिव साइन को ना LHS से हटा के RHS में लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड दिस इज लाप्लासियन इक्वेशन। आई डोंट थिंक कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स भी इसमें, यस और नो? यस सर। तो आपको Yes, कुछ बस ये स्टेटमेंट अगर आपके माइंड में है ना कि इट्स अ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सर पॉइजन इक्वेशन, या सॉरी, इट्स नॉट लैप्लासियन। एक्चुअली लैप्लासियन भी एकदम यही है, स्पेसिफिक केस है। थैंक यू। इट्स अ पॉइजन इक्वेशन, थैंक यू वेरी मच। इट्स अ पॉइजन इक्वेशन। ओके, कुछ भी नहीं है आपको ऐसा कुछ, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ रिमेंबर करने की ज़रूरत है। एक्चुअल में है कि आप गॉस लॉ से स्टार्ट करो, ठीक है, और आपका टारगेट गॉस लॉ से स्टार्ट करो। आपका टारगेट बस यही है कि आपको एक्सप्रेशन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में लिखना है। तो वही इक्वेशन यूज़ की गई है यहाँ पर। आपको ये कर्ल ऑफ जीरो दिखाओ ना दिखाओ कोई मतलब नहीं है। एक इक्वेशन आपकी ये है, दूसरी इक्वेशन आपकी ये है, दैट्स इट। इन दोनों इक्वेशन को यूज़ कर लोगे आपको हमें पॉइजन इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? सर यहाँ पे कर्ल का फिर क्या यूज हुआ था? कर्ल का कोई नहीं, मैं तो जस्ट एज अ सेक ऑफ नॉलेज बताया था आपको। कर्ल का ओके एज ऑफ नाउ पॉइजन इक्वेशन में कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो ओके मैंने एज अ बस आपको थोड़ा सा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया और कुछ नहीं, दैट्स इट, ठीक है। सो पॉइजन इक्वेशन माइंड में रखना, इट्स अ लीनियर। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, देखो एक बात बताओ, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर इज व्हाट, स्केलर और वेक्टर? स्केलर। स्केलर या वेक्टर, फिर से बताइए। स्केलर। स्केलर, स्केलर, गुड। ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर इज व्हाट, वेक्टर और स्केलर? वेक्टर। वेक्टर। तो आप मानते हो कि ग्रेडियंट ऑफ v एक वेक्टर क्वांटिटी होगी? यस सर। अगर उसका डाइवर्जेंस ले रहे हो तो ये कंप्लीट थिंग क्या है, एक स्केलर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगा? यस सर। Yes, sir. तो कैन आई से डेल स्क्वायर इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर, स्केलर डिफरेंशियल ऑपरेटर, सेकंड ऑर्डर स्केलर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल स्क्वायर को। कैन आई से? यस सर। हाँ तो एक बात बताओ, ये जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, कैन आई से इट्स अ स्केलर इक्वेशन? हाँ, वेक्टर नहीं है तो फिर स्केलर। हाँ स्केलर है तो स्केलर इक्वेशन होगी ना? यस सर। Okay, fine. So it's a second order partial differential equation which is linear in nature. Okay, it is linear in nature. अब बात आती है लाप्लासियन इक्वेशन की। यहाँ पर बेटा किसी को कोई डाउट है? नो सर। अगर आपको पॉइजन इक्वेशन क्लियर है तो लाप्लासियन इक्वेशन में उन्होंने कोई बहुत एडिशनल काम नहीं किया था इक्वेशन देने पे, ठीक है। उन्होंने खाली बस एक ही काम किया था, दैट इज नथिंग बट एज्यूमिंग चार्ज फ्री मीडियम, रो वी जीरो, या रो वी इज इक्वल टू जीरो। तो पॉइजन इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो होगी, यस सर। एंड दैट इज लाप्लासियन इक्वेशन। क्लियर? यस सर। तो लाप्लासियन इक्वेशन इज कोई ऐसा यूनिक नहीं है जिसके लिए आपको डेरिवेशन है कुछ, दैट इज नथिंग बट अ पार्ट सम काइंड ऑफ, नॉट सम काइंड ऑफ, इट्स नथिंग बट एक्चुअली पॉइजन इक्वेशन। उन्होंने लीनियर होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम उन्होंने जनरलाइज कर दिया, लाप्लासियन ने स्पेसिफिक कर दिया, दैट्स इट। बट अल्टीमेटली तो है ही पॉइजन इक्वेशन, बट आई डोंट थिंक बाय इट्स लाप्लासियन। हाँ, इसका यूज कहाँ है? इसका एक यूज मैं आपको ये एक ब्यूटीफुल एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि
कहाँ पर लाप्लासियन का यूज है, पॉइजन का यूज नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन आप लोगों ने कुछ सुना है वर्ड ट्रांसमिशन लाइन जैसा? हाँ सर, पढ़ा है ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा, पावर स्टेशन से जो पावर लाइंस पास होती है ना, जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है पावर स्टेशन से लोकल सब स्टेशन पे फिर आपके घर की तरफ, तो पावर स्टेशन से जो सब स्टेशन की तरफ जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू होता है। ट्रांसमिशन लाइन का खाली वही यूज़ नहीं है, लो फ्रिक्वेंसी पे अगर हम बात करें ना, अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी पे, अल्ट्रा लो नहीं काफ़ी लो फ्रिक्वेंसी पे अराउंड 50-60 हर्ट्ज, तो वहाँ पर वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के काम आती हैं। और अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें तो कम्युनिकेशन में काम आती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बीएनसी केबल देखा है? बीएनसी एक्चुअली कनेक्टर होता है, केबल देखा है जो आप लोग लगाते हो फंक्शन जनरेटर या उसमें? हाँ सर, अभी पढ़े हैं हम लोग ने बीएनसी केबल्स वगैरह। देखा होगा ना, कोएक्सियल केबल जिसमें बीएनसी कनेक्टर लगा होता है। यस सर। Yes, sir. या आप उसको भी छोड़ो, आप वो केबल देखे हो जो आपके डीटीएच एंटीना से आपके टीवी की तरफ जाती है? यस सर। कभी उसको Yes, sir. कभी कट किया, एक वायर होती है बीच में सेंटर में, उसके चारों तरफ प्लास्टिक की कोटिंग होती है और उसके ऊपर एक नेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, देखा है? Yes, sir. यस सर। दैट इज ऑल्सो कोएक्सियल केबल, ठीक है, दैट्स अ कोएक्सियल केबल। ये सारी कोएक्सियल, और ये सब कोएक्सियल केबल इट्स अ ट्रांसमिशन लाइन। एक तरह की ट्रांसमिशन लाइन कई तरह की होती है, तो कोएक्सियल केबल भी उनका एक टाइप ही है एक्चुअली। सो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो चल रहा है बेटा आपके पावर स्टेशन से सब स्टेशन की तरफ, जो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक बात बताओ, उस वायर से हाई वोल्टेज फील्ड जा रही है, हाई वोल्टेज करंट जा रही है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तभी तो बोलते हैं ना कि जो हाई टेंशन वायर होती है उसके नज़दीक मत जाइए, सुना होगा ऐसा क्वेश्चन। यस सर। या कई बार जो बर्ड्स होती हैं नियर बाई में होती हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक वेरी हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, क्योंकि करंट पास हो रही तो डेफिनेटली। नाउ माय क्वेश्चन इज, उस वायर के सराउंडिंग में कौन सा मीडियम होता है? ये एयर होता है? Yes, sir. बिल्कुल सर। क्या एयर में कोई चार्ज एग्जिस्ट करती है? नहीं। नहीं ना, तो वो एयरी मीडियम क्या होगा? चार्ज फ्री मीडियम होगा। Yes, sir. यस सर। तो वहाँ पर अगर मुझे फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करना होगा तो शुड आई गो फॉर पॉइजन इक्वेशन और लैप्लासियन? लाप्लासियन। मतलब पॉइजन में भी जाऊंगा तो रो बी की वैल्यू 0 करूंगा तो अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगी? मेरी लैप्लासियन। तो आपको समझ में आया लैप्लासियन का यूज? यस सर। Yes, अब sir. बाकी कोई एक जनरल स्ट्रक्चर की बात करो जिसमें चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, देन पॉइजन इक्वेशन इज वैलिड। ओके, तो बेसिकली पॉइजन इक्वेशन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की तरह हम कह सकते हैं कि हमने एक ऐसा मीडियम तैयार किया। जनरलाइज इक्वेशन है, जनरलाइज है, जो किसी तरह के भी मीडियम में डिस्कस कर सकते हो आप। लेकिन अगर एयरी मीडियम, मतलब ऐसा कोई मीडियम जैसे मैंने बताया ना, पावर स्टेशन से सब स्टेशन की तरफ आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन करो ट्रांसमिशन लाइन से, तो एयरी मीडियम है, चार्ज फ्री मीडियम है। तो जब चार्ज फ्री मीडियम है तो अगर आप पॉइजन इक्वेशन को भी देखोगे तो अल्टीमेटली यू हैव टू पुट रो v इज इक्वल टू 0 एंड अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू लैप्लासियन इक्वेशन। ओके, यस सर। नाउ द लास्ट टॉपिक इज यूनिकनेस थ्योरम। व्हाट इज यूनिकनेस थ्योरम? यूनिकनेस थ्योरम कुछ नहीं है, फिर से देख लो, चाहे आप पॉइजन इक्वेशन की बात करो या लैप्लासियन, कैन आई से इट्स अ सेकंड ऑर्डर। अच्छा एक चीज और, लैप्लासियन इक्वेशन भी क्या है? कैन आई से इट्स अ सेकंड ऑर्डर स्केलर डिफरेंशियल इक्वेशन लैप्लासियन? यस सर। Yes, sir. इसका आरएचएस नॉन जीरो है या जीरो है लैप्लासियन का? 0. और पॉइजन इक्वेशन में Rho v Non-zero. upon epsilon. आप लोगों ने सिग्नल सिस्टम पढ़ा था, यस सर। यस सर। लीनियरिटी ये सब देखते थे, कैसे कैलकुलेट करते थे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का भी मे भी प्रॉब्लम दिया हो, डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ लीनियरिटी प्रूफ की होगी। यस सर। क्वेश्चन ये है, अगर कांस्टेंट टर्म है आरएचएस में तो लीनियरिटी होगी या नहीं होगी? नहीं सर, नॉन लीनियर होगा। नॉन लीनियर होगा। तो अब मुझे बताओ लैप्लासियन और पॉइजन में कौन लीनियर है कौन नॉन लीनियर है? लाप्लाशियन लीनियर और लाप्लाशियन नॉन लीनियर। गुड, सो पॉइजन इक्वेशन इज नॉन लीनियर स्केलर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एम आई करेक्ट? यस सर। In the same way, Laplacian is the linear second order scalar differential equation, partial differential equation.
करेक्ट? यस सर। अच्छा, अगर ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है सो डेफिनेटली इसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल सर। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और गिवन बाउंड्री कंडीशन के लिए अगर आप बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कराओगे तो कैन आई से द सोल्यूशन जो मिलेगा वो यूनिक होगा। आप मैथ में क्या करते हो, एक सेकंड और कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो उसके कंडीशन अप्लाई करने के बाद सर आप बोल रहे हाँ, हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे वहाँ पर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते थे, यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन, यस सर। बाउंड्री कंडीशन आप अप्लाई करोगे। वहाँ पर मैंने जैसे बताया नॉर्मली आप इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते थे और कांस्टेंट की वैल्यू को इवेलुएट करते थे। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके आप कांस्टेंट की वैल्यू को इवेलुएट करते हो, यही बताया था स्टार्टिंग में। यस सर। यस सर। तो एक बात बताओ, चाहे लैप्लासियन इक्वेशन हो या पॉइसन इक्वेशन हो, अगर उस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करोगे तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग उसमें बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो सोल्यूशन यूनिक आएगा या नहीं? यस सर, यूनिक। यूनिक आएगा मतलब सिंगल सोल्यूशन आएगा। सर। यस सर। दैट इज द यूनिकनेस थ्योरम। क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। ठीक है, मतलब कहने का है कि जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हो तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं, लेकिन अगर आप बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करोगे, कोई सा भी अप्रोच, मतलब लाप्लासियन इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई सा भी अप्रोच लो, अगर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करोगे तो सोल्यूशन हमेशा यूनिक ही निकलेगा। डजंट मैटर यू आर ऑप्टिंग मेथड 1 और मेथड 2 और मेथड 13, कोई सा भी मेथड ले लो लाप्लासियन इक्वेशन को सॉल्व करने का या पॉइसन इक्वेशन को सॉल्व करने का, अलग अलग तरह के आपको जनरलाइज सोल्यूशन मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कराओगे all the solution will leads to the same result. Is it okay? Yes sir. And that is nothing but the uniqueness theorem. ठीक है? Okay sir. Okay, so this is all about today's class. मैं chat box में पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, आप लोग अपना अटेंडेंस मार्क कर लीजिए and then you may leave. chat box में मैंने पासवर्ड डाल दिया, आप अपना अटेंडेंस मार्क कर लीजिए and now you all may leave. सर जो ये क्या कहते हैं हमने ऑनर्स का लिया है सर, हाँ? इसका एग्जाम देना कंपलसरी है? Obviously. देना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, आप लोग अपना अटेंडेंस मार्क करके क्विट कर जाइए, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ।